नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन, वो भी रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 से संबंधित। प्रत्येक टॉपिक को देखा जा रहा है। मित्रों, आपने अभी तक प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म, यहाँ तक अच्छे से कवर कर लिया है। आगे देखते हैं मित्रों, इसमें दे रखा है महाजनपद काल। तो आज इसी टॉपिक पर डिटेल पूर्वक अध्ययन करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें मित्रों, जिससे आपके अच्छे से कवर हो सके। और जो पहला पार्ट है आपका इस टॉपिक के साथ में आज कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। शुरुआत से ऐतिहासिक दृष्टि से भारत की सभ्यता सनातन मानी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर भारत की सभ्यता को देखा जाए तो क्या मानी जाती है? सनातन। क्योंकि समस्त विश्व में केवल भारतीय सभ्यता है जिसका कर्मिक विकास वो भी लिखित रूप में उपलब्ध है। पूरे विश्व की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ भारतीय सभ्यता ही ऐसी है जिसका कर्मिक विकास यानी कर्म से विकास हुआ है, और वो भी लिखित रूप में उपलब्ध है उसका साक्ष्य। वैदिक काल से पूर्व और पश्चात भारतीय संस्कृति का पूर्ण विवरण कहीं न कहीं पुस्तकों में उपलब्ध है। ये किसी न किसी पुस्तक में आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा, ऐतिहासिक वर्णन। इन्हीं पुस्तकों को खोज करने के बाद पता लगता है कि वैदिक काल में जनजाति जो एक समूह में रहते थे, समूह बनाकर, वैदिक काल की बात करें तो तब जनजाति एक समूह में रहते थे, ग्रुप बना करके उन्होंने अपने अलग अलग राज्य सीमाओं को निर्धारित करने का निश्चय किया। इस प्रकार से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसी निश्चय ने जिन इकाइयों को जन्म दिया उन्हें जनपद या राज्य का नाम दिया गया। वैदिक काल की बात करें मित्रों तो उस समय कबीले बने हुए थे, छोटे छोटे कबीले, लोग समूह में रहा करते थे। फिर इन्होंने अपनी अलग से सीमाएं बनाने के लिए, राज्यों की सीमाएं बनाने के लिए 6वीं जो शताब्दी है ईसा पूर्व में उन्होंने निश्चय किया कि इन इकाइयों को जन्म दिया जाए, जो सीमाएं हैं वो की जाए, और उनसे जो कबीले थे वो जनपद या राज्य का नाम दिया गया उनको। बौद्ध ग्रंथों में इन जनपदों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था, बौद्ध ग्रंथों में जो जनपद हैं, जन यानी जो व्यक्ति हैं और उनके पद यानी उनके समूह है, व्यक्तियों के समूह है। अब देखिए क्या दे रखा है, महाजनपद क्या थे, किसको कहते हैं? महाजनपद शब्द वास्तव में संस्कृत के शब्द महा और जनपद के संयोग से मिलकर बना है। एक शब्द है महा और दूसरा जनपद, इनके संयोग से मिलकर बना आपका महाजनपद। महा का अर्थ है बहुत ही बड़ा और जनपद का अर्थ है एक जनजाति के पद चिन्ह। इस प्रकार यह जनपद वर्तमान काल के उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक और हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी के विस्तार तक फैले हुए थे। इन जनपदों का विवरण रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। तो इसमें आपको इतनी बातें याद रखनी है कि महाजनपद शब्द है वो वास्तव में संस्कृत के शब्द महा और जनपद के संयोग से मिलकर बना हुआ है, और इनका अर्थ आपको ध्यान में रखना है। महा का अर्थ बहुत बड़ा, जनपद का अर्थ एक जनजाति के पद चिन्ह। और इन जनपदों की बात करें वर्तमान काल में तो उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर जो बिहार तक का एरिया है वहां तक, और हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी के विस्तार तक ये फैले हुए थे। अब देखिए आगे, महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ और किस रूप में हुआ ये जानते हैं। अब भारतीय इतिहास में आर्थिक और राजनीतिक विकास की दृष्टि से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था और भारत में शहरी सभ्यता के उदय के साथ ही बौद्ध और जैन धर्मों का भी आविर्भाव हो रहा था। इस समय में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अर्ध बंजारा जनजाति स्वयं को कृषि आधारित समाज में ढालने का प्रयत्न कर रही थी।
इसके साथ ही व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र और विस्तृत व्यापारिक तंत्र के कारण विभिन्न राज्यों का उदय हुआ और इन्हें व्यक्तिगत रूप से जनपद व सामूहिक रूप से महाजनपद का नाम दिया गया। तो ये जो जनजातियां थी अर्ध बंजारा जनजाति स्वयं को कृषि से आधारित समाज में ढालने का प्रयत्न कर रही थी। साथ में राजनीतिक तंत्र है और विस्तृत है यानी फैले हुए व्यापारिक तंत्र के कारण विभिन्न राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। व्यक्तिगत रूप से तो इनको जनपद कहा, लेकिन सामूहिक रूप से इनको क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। सभी जनपदों के नाम उस स्थान पर बसी क्षेत्रीय जाति के आधार पर दिए गए थे। जितने भी जनपद थे उनके नाम वहां पर बसी क्षेत्रीय जाति के आधार पर दिए गए। इन जनपदों की सीमाओं का निर्धारण नदियों, जंगलों या पर्वत श्रृंखलाओं जैसे हिमालय के आधार पर किया गया था। तो इन जनपदों का नाम दिया गया मित्रों नदियों के नाम पर, जंगलों के नाम पर, जो पर्वत श्रृंखलाएं थी जैसे हिमालय के आधार, तो इन पर किया गया था। इतिहासकारों का इन जनपदों की संख्या को लेकर मतभेद है। जैसे पाणिनि के अनुसार इन निर्मित जनपदों की संख्या 22 है। तो ध्यान में रखना है आपको, पाणिनि के अनुसार जो जनपद है वो तो 22 हैं, जबकि बौद्ध ग्रंथों अगुंतर निकाय महावस्तु के अनुसार कितने हैं? 16 हैं महाजनपद। लेकिन एक बात में सभी एकमत हैं कि इन सभी में मगध, कोसल और वत्स महत्वपूर्ण जनपद माने जाते हैं। तो इस बात में तो सभी सहमत है कि जो मगध है, कोसल है और वत्स, ये आगे जानेंगे आप कि कौन कौन से जनपद हैं, ये जनपदों के नाम हैं और इनको महत्वपूर्ण माना गया है। तो पाणिनि के अनुसार 22 आपको ध्यान में रखने हैं, 22 माने गए हैं, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 माने गए हैं। यही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सभी 16 जनपदों की अपनी अपनी एक राजधानी होती थी, जिसके लिए एक सुदृढ़ किले का निर्माण किया जाता था। इस किले की देखभाल एक प्रशिक्षित सेना द्वारा किया जाता था। अब 16 जनपद और इनकी 16 ही राजधानियां, और उन राजधानियों के देखभाल के लिए सुदृढ़ किले का निर्माण किया जाता था, और उस किले का जो देखभाल है वो प्रशिक्षित सेना द्वारा किया जाता था। जनपद के मुखिया या शासक द्वारा सेना और प्रशासन के रख रखाव के लिए जनता से कर के माध्यम से धन प्राप्त किया जाता। अब देखिए महाजनपद और उनकी तात्कालिक राजधानी किस प्रकार से थी। जितने महाजनपद हैं उनकी राजधानियां और उनका नाम सभी को ध्यान में रखें। पहली काशी, इसकी जो राजधानी वाराणसी। कुरु इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा और महाद की राजगृह या गिरि वर्ज, वज्जी विदेह और मिथिला। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, वज्जी की राजधानी कौन सी है? तो डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है मल्ल, कुशावती, कुशीनगर, चेदी, चेदी की है शक्तिमती सोथीवती, वत्स, वत्स की है कौशाम्बी। कौशल, कौशल की है मित्रों अयोध्या, साकेत, श्रावस्ती। ये राजधानियां थी। पांचाल जो महाजनपद है उसकी राजधानी कंपिले और अहिछत्र। 11वां आपका मत्स्य, विराटनगर। मत्स्य की कौन सी थी? विराटनगर। और सबसे ज्यादा जो उभर कर सामने आया वह भी मत्स्य ही था महाजनपद। सुरसेन की मथुरा, अशक, पोतन या पाटेली, अवंती की उज्जैनी या महिष्मती, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजपुर या हटक। तो ये राजधानियों के नाम और साथ में महाजनपद के नाम 16 टोटल आपको ध्यान में रखने हैं। प्रत्येक को 2-4 बार लिखें, इनको याद हो जाएंगे। अब देखिए इनमें से केवल अशक जनपद गोदावरी घाटी में स्थित होने के कारण दक्षिण भारत का हिस्सा था। कौन सा? अशक जनपद। गोदावरी जो गोदावरी घाटी है उनमें स्थित होने के कारण दक्षिण भारत का हिस्सा था अशक, जबकि शेष महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में और वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, और उस समय की बात करें तो शेष महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित थे। इसमें से काशी, कौशल और मत्स्य जनपद की ख्याति उनके शासन प्रणाली में विभिन्नता होने के कारण शेष से क्या थी?
अधिक थी। इनकी शासन प्रणाली इस प्रकार की थी कि इनको ख्याति प्राप्त हुई, उनसे अलग थी अन्य जितने भी महाजनपद थे उनसे। तो इनमें नाम आपको ध्यान में रखने हैं कौन कौन से थे जिनको ख्याति प्राप्त हुई, काशी, कौशल और मत्स्य। अब महाजनपद काल का समाज देखिए किस प्रकार का समाज था। इस समय का समाज एक आदर्श समाज कहा जा सकता था। इस काल के समाज के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। विधवा विवाह को सम्मति प्राप्त थी और विधवा को अपने पति की संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त था या वह अधिकारी थी कि वह अगर विधवा भी हो गई है तो जो पति की संपत्ति है उस पर उसका अधिकार रहेगा। अनुलोम विवाह प्रथा जिसमें स्त्री निम्न कुल से और पुरुष उच्च कुल से हो तो उसको बुरा नहीं माना जाता था। स्त्री तो क्या हो, निम्न कुल की, निम्न जाति की, पुरुष उच्च कुल का हो तो भी उसको बुरा नहीं मानते थे महाजनपद काल में। प्रेम विवाह करते हैं या गंधर्व विवाह करते हैं तो उसको भी सामाजिक मान्यता यहाँ पर दी गई थी। पुरुष द्वारा एक से अधिक विवाह को भी बुरा नहीं माना जाता था। कार्यों के आधार पर जाति प्रथा का आरंभ हो गया था। कृषि कार्यों में कार्य करने के लिए दास प्रथा का भी आरंभ हो गया था। दास रखने की जो परंपरा थी वो भी यहाँ पर थी महाजनपद काल में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाजनपदकालीन समाज कुछ अर्थों में स्त्री को महत्व देने वाला एक आदर्श समाज माना जाता था। और अब देखते हैं महाजनपदों की शासकीय व्यवस्था। प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है। देखिए, सभी 16 महाजनपदों में राजतंत्र और लोकतंत्र की शासन प्रणाली थी। इनमें से कौशल, अवंती, मगध और वत्स में राजतंत्र की शक्तिशाली व्यवस्था थी। शासन की जो शक्तिशाली व्यवस्था कौन से महाजनपद कालों में थी तो कौशल, अवंती, मगध और वत्स में। शेष महाजनपद में लोकतंत्र के आधार पर राज्य प्रमुख का निर्वाचन होता था। महाजनपदों की शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। कुछ जनपद लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई महासभा के द्वारा शासित होते थे। राजतंत्रीय विधि के अनुसार भी कुछ जनपदों में शासन राज्य प्रमुख के द्वारा भी होता था। जनपदों के निर्माण के साथ ही नगरीकरण व्यवस्था का आरंभ हो गया था। नगरीकरण व्यवस्था यानी नगर बनना प्रारंभ हो गए थे। समाज में कार्यों के आधार पर विभाजन होने के कारण वर्ण व्यवस्था लागू हो गई थी। महाजनपद काल में राज्यों की आय के लिए कर निर्धारण व्यवस्था का भी विधान शुरू हो गया था। राजा व प्रजा ब्राह्मणों द्वारा रचित धर्म ग्रंथों में बनाए गए नियमों के अनुसार चलते थे। चाहे राजा हो वह प्रजा हो, वह किसके द्वारा रचित धर्म ग्रंथों से बनाए गए नियमों के अनुसार चलते थे? ब्राह्मणों द्वारा रचित। ब्राह्मण ने जो धर्म ग्रंथ बनाए उन्हीं के अनुसार चलते थे। 7वां पॉइंट है, जनपद के शासक अपने अधीन व्यापारियों, किसानों और शिल्पकारों से कर के साथ ही भेंट और उपहार भी स्वीकार किया करते थे। लगभग हर जनपद का शासक अपने पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध करके अपनी सीमा व संपत्ति का विस्तार किया करता था। हर जनपद का शासक, पड़ोसी राज्य हैं उनके या महाजनपद थे, उनसे युद्ध करते और युद्ध करके अपनी जो सीमा है, सीमा रेखा थी राज्य की, उसका वह संपत्ति का विस्तार भी किया करते थे। तो युद्ध तो उस समय भी होते थे। जनपदों में गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। जनपदों में जो गांव हैं वो प्रशासन यानी व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई और उसके ऊपर खटीक व द्रोण मुख आते थे। खटीक जाति स्थायी सेना की नियुक्ति के माध्यम से राजतंत्र को मजबूत किया गया था। स्थायी सेना की नियुक्ति के माध्यम से यानी सेना जो नियुक्त की गई स्थायित्व उसको प्राप्त था और उसके माध्यम से ही राजतंत्र को मजबूत किया गया था। सेना का काम न केवल युद्धों में भाग लेना बल्कि जनपद पर नियम व कानून की व्यवस्था देखना भी था। ये सेना का कार्य था। तो ये प्रशासनीय व्यवस्था। और उसके बाद में महाजनपदों की अर्थव्यवस्था कैसी थी और उनका व्यापार किस प्रकार का था।
ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उत्तर वैदिक काल में समाज में लौह धातु का प्रयोग बड़े रूप में किया जाने लगा था। ये लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज है वहां पर लौह धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और इस नवीन ज्ञान के कारण जनमानस की जीवन शैली में आमूल परिवर्तन हो गया था। इस समय समाज में लोगों की जीवन यापन करने के लिए कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आदि का विकास हो गया था। इस कारण समाज में पुरातन जनजातीय व्यवस्था में छेद हो गया था और इसके स्थान पर छोटे छोटे समूहों की जगह बड़े जनपदों का निर्माण होने लगा। यही जनपद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के शुरू होने तक महाजनपदों के रूप में सुदृढ़ हो गए थे। तो जो लोहे के धातु हैं उनका प्रयोग करना एक समाज का जो विकास है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली इसके कारण लोहे धातु के प्रयोग से, और ये शुरू हो गया था मित्रों उत्तर वैदिक काल में ही, जिससे कृषि है, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आदि का विकास होना संभव हो पाया। लोह तकनीक के विकास ने बड़े बड़े जलयान का निर्माण शुरू कर दिया और इसके साथ ही विदेशी व्यापार भी शुरू हो गया था। इस समय लोग अपनी सीमाओं को जल माध्यम से पार करके मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया आदि देशों तक पहुंच गए थे। परिणाम स्वरूप व्यापार के साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान भी शुरू हो गया था। इस प्रकार से महाजनपदकालीन अर्थव्यवस्था में द्वितीय नगरीकरण के विकास पर बल दिया जाने लगा और इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। समाज में लोह धातु का व्यापक प्रयोग शुरू हो चुका था। कृषि क्षेत्र में फसल उगाने के लिए अन्य व विस्तृत खोजे जाने लगे कि किस प्रकार से जो फसल उगाई जाती है उसको और किस प्रकार से बढ़ाया जा सके। लोह धातु का व्यापक प्रयोग शुरू हो चुका था। नए नए नगरों का जन्म एवं विकास होने के कारण देशी विदेशी व्यापार का क्षेत्र बढ़ने लगा। समाज का वर्गीकरण होने के कारण शिल्प कला का विकास हुआ और इसके परिणाम स्वरूप यह एक नए उद्योग के रूप में विकसित होना शुरू हो गया। करों को शासन का अनिवार्य हिस्सा बनाकर उसे राज्य की आय का मुख्य स्रोत बना दिया गया। दैनिक और व्यापारिक लेन देन के साथ ही वेतन के भुगतान के लिए सिक्कों का चलन शुरू हो गया था। लेन देन किसमें किया जाना शुरू हो गया? सिक्कों के रूप में। और इस समय के सिक्कों को निष्क, सवर्ण, पाद, मस्क, काकिनी आदि नाम से जाना जाता था। ये सिक्कों के नाम थे, आपको ध्यान में रखने हैं। निष्क, सवर्ण, पाद, मासक और काकिनी। पूछ लिया जाए महाजनपद के काल में निम्नलिखित में से कौन से सिक्के प्रचलित थे, अन्य नाम दे दिए जाएं और वहां पर ये नाम दे दिए जाएं, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। सिक्कों के लिए तांबे और विभिन्न धातु का प्रयोग होता था। कृषि कार्य को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए खाद और सिंचाई का भरपूर प्रयोग किया जाने लगा। इस समय व्यापारिक फसलें जैसे कपास, गन्ना, ज्वार के साथ अन्य जैसे धान है, जो दलहन आदि का भी उत्पादन शुरू हो गया था। इतना अपने पास में समय नहीं कि पूरा विस्तारित इसको समझाया जाए, लेकिन पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं है मित्रों, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। 10वां पॉइंट है, कृषि कार्यों के अलावा पशुपालन को भी अब और अधिक व्यवस्थित रूप से किया जाने लगा। गांव में कृषि के अलावा रस्सी, टोकरी और चटाई बनाने के काम से भी आय अर्जन का प्रयास शुरू हो गया था। तो ये महाजनपद काल की विशेषताएं हैं मित्रों। पूरी जो भी क्या क्या सुधार हुआ, क्या इसमें प्रोग्रेस देखने को मिला, पशुपालन को भी बढ़ावा दिया गया और जो कार्य क्षेत्र हैं कृषि से संबंधित हो या आय के अन्य स्रोत किस प्रकार से विकसित किए, ये सभी बातें इसमें हैं। कृषि उपकरणों को विकसित करने का प्रयास भी किया जाने लगा और अधिक मात्रा में बढ़ाए गए कृषि उपकरण। अब देखिए महाजनपद का धार्मिक विकास। महाजनपद काल में बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास शुरू हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण और पुरोहितवाद कमजोर हो गए थे। यानी बौद्ध और जैन धर्म का तो विकास शुरू हुआ, साथ में ब्राह्मण और पुरोहित जो जाति है वो कमजोर हो गई थी। किस काल में? महाजनपद काल में। दरअसल 16 में से 8 जनपद, देखिए कुरु,
जो मेरठ में, पांचाल, बरेली में, सुरसेन, मथुरा में, वत्स, इलाहाबाद में, कौशल, अवध में, मल, देवरिया, और काशी, वाराणसी और चेदी, बुंदेलखंड वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये 8 जनपद 16 में से। इन सभी जनपदों में ब्राह्मण संप्रदाय का बोलबाला था। ब्राह्मण संप्रदाय ज्यादा थे इसमें। ये सभी जनपद भाग्य को सर्वोपरि मानते थे और इनको विशेष संरक्षण बिंबसार और अशोक महान की ओर से मिला था। संरक्षण किसने दिया? बिंबसार और अशोक महान ने। ये सभी जनपद जो 8 हैं, इनको भाग्य पर भरोसा था। ब्राह्मण संप्रदाय का बोलबाला इसमें था सभी जनपदों में, 8 जो हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखिए मित्रों, आगे थोड़ा सा मैटर और है इसमें। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कबीला पद्धति के बिखराव के साथ ही वर्ण आधारित समाज का जन्म हो गया था। तो ये संक्षेप की बातें हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी है, उस समय कबीला पद्धति थी और इसका बिखराव शुरू हो गया, साथ में ही वर्ण आधारित समाज का जन्म हो गया था। यह समय द्वितीय नगरीकरण का था, जब जटिल सामाजिक व्यवस्था का विस्तार हो रहा था। नगरीकरण यानी नगर पनप रहे थे। शासन के लिए प्रमुख रूप से राजतंत्र और कुछ क्षेत्रों में गणतंत्र भी था। राज्य की आय का प्रमुख साधन कर थे, टैक्स, और इसका उपयोग सैन्य बल के विकास और रख रखाव के लिए मुख्य रूप से किया जाता था। कौन से? जो कर प्राप्त टैक्स प्राप्त किए जाते, उनका उपयोग किया जाता है सैन्य बल के विकास और रख रखाव के लिए। देशी और विदेशी व्यापार का भी समुचित विस्तार हो रहा था। तो ये आपका महाजनपद काल, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, कितने महाजनपद काल हैं, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, स्पीड से तो पढ़ना होगा, धीरे धीरे बताने का। देखिए इतने टॉपिक हैं आपके, इतने विस्तारित टॉपिक हैं, काफ़ी लंबे हैं और सभी टॉपिक कवर करवाने हैं, तो स्पीड तो बढ़ानी होगी। एक टॉपिक करवाता हूँ तो अच्छे से आप इसको एक बार रीड कर लें, जिससे आपके ध्यान में रहे प्रत्येक पॉइंट यही ध्यान में रखने आपको। इससे बाहर शायद ही आपको कोई क्वेश्चन मिले। तो आज का टॉपिक जरा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक करना मित्रों, वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र चैनल से जुड़ सकें। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।